मेरा दिल बहुत दुखी होता है जब मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। यार उन्हें ज़रा नहीं पता कि पढ़ना कैसे है, किताब का कौन सा हिस्सा पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है और उसको कैसे याद रखना है और कैसे उसको पेपर में प्रेजेंट करना है कि आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए। लेकिन उनके पास बस एक किताब है जिनको वो बस सिर्फ रट्टा मारे जा रहे हैं, रट्टा मारे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमने किसी एग्जाम को क्रैक करना है तो कैसे करना है, टॉपर बनना है तो कैसे बनना है। अगर आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हैं, तो इस तरीकाकार को बंद करना पड़ेगा। जी हां, आज मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से मैंने मास्टर्स में डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज वहीद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो यार, आज कोई इंट्रो नहीं, डायरेक्ट उस बात पर आते हैं जिस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो और जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं लेकर आया हूं। तो यार इससे फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कौन सी स्टेज पर हो, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या आप एक डल स्टूडेंट हो, लेकिन आप तो इस वक्त स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किसी भी जगह पर पढ़ रहे हो और आप फॉर एग्जांपल 0 स्टेज पर हो। लेकिन मैं चूंकि स्कूल से निकाल दिया गया था इसलिए मैं तो माइनस पर खड़ा था। जी हां, मैंने उस माइनस से सफर शुरू किया और फिर 2 दफा टॉपर बना। तो आज मैं जो लास्ट मैंने एग्जाम दिया था एमए इस्लामियत का, यानी मास्टर्स का एग्जाम दिया था, और उसके अंदर मैंने जो 4 स्ट्रेटजीज अपनाई थी। जी हाँ, वो 4 स्ट्रेटजीज कौन सी थी जिसकी वजह से मैंने सिर्फ 15 दिन में प्रिपरेशन करके मास्टर्स लेवल पर फर्स्ट पोजीशन डिस्ट्रिक्ट में हासिल की थी। देखिए, असूल यूनिवर्सल होते हैं। ये जो 4 फार्मूलाज हैं, ये जो 4 स्टेप्स हैं, ये आप किसी भी एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप पाकिस्तान में से हैं तो आप ई कैट, एम कैट, बोर्ड्स के एग्जाम, 9th 10th के, मास्टर्स के किसी भी एग्जाम में आप उसे फिट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप नीट के टेस्ट, नीट एडवांस के टेस्ट, आईआईटी के किसी भी एग्जाम को, 9th 10th बोर्ड के किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेंगे। ये तो बढ़ते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ। जी हाँ, स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने पिछले 10 सालों के पेपर्स लें, उन पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन तमाम क्वेश्चंस को एनालाइज करें। जी हाँ, एनालाइज करने का मतलब ये है कि आपने उनकी वर्डिंग को देखना है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन को कितने तरीकों से पूछा जाता है, और तीसरे नंबर पर आपने ये करना है कि जितने भी इसमें एमसीक्यूज है, जितने भी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, जितने इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, उन तमाम को एक पेज के ऊपर लिख लेना है। जी हाँ, हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज की। आपके एक पेपर के अंदर 15 एमसीक्यूज हैं और उन 15 एमसीक्यूज को जब हम 10 सालों के पेपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएंगे 150 एमसीक्यूज। जी हाँ, उन 150 एमसीक्यूज में जब आपने लिखना है तो आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, उनकी वर्डिंग भी आपके सामने आ जाएगी। अब आपने ये करना है कि उसमें जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, जी हाँ, एमसीक्यूज जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके सामने आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल 10 साल के पेपर हैं तो उसमें एक एमसीक्यू है जो 4 दफा आया है तो आपने उसके आगे 40% लिखना है और उसे टॉप पे लिखना है। फिर ऐसा एमसीक्यू जो 3 दफा आया है तो उसके सामने 30%, फिर 20%। इस तरह आपने उसकी ग्रेडिंग कर लेना, आगे परसेंटेज लिख लेनी है। उस परसेंटेज का मतलब ये होगा कि ये इस क्वेश्चन के इस साल के एग्जाम में आने के भी 30% या 40% चांसेस हैं। अब जब आपने इस तरीकाकार पर एमसीक्यूज को लिख लिया है तो इसके बाद आपने ये करना है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को भी इसी पैटर्न पर लेकर आना है, इसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को भी इन्हीं पैटर्न पर लेकर आना है। यानी आपने खुद ये फाइंड करना है, इस डेटा को ये एनालाइज करना है कि ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये किस तरह से पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है या 2 दफा है, 3 दफा है, तो आपने उनकी ग्रेडिंग करनी है। तो आपने सबसे टॉप से स्टार्ट करना है, याद करते 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 आपने 20% तक या 10% तक अगर आपके पास टाइम है तो आप उसे याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज कि आप पास पेपर्स लें, उनके क्वेश्चंस को एनालाइज करें, वर्डिंग चेक करें, एक क्वेश्चन कितनी तरह से पूछा जाता है और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं सेकंड स्ट्रेटजी की तरफ। जी हाँ, जब आपने ये एनालाइज कर लिया, आपने डेटा निकाल लिया कि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब बारी आती है कि हमने पहले एमसीक्यूज याद करें, शॉर्ट क्वेश्चन याद करें या लॉन्ग क्वेश्चन याद करें। तो मैं आपको छोटी सी यहां पर मिसाल देता हूं कि आपने एक बिल्डिंग देखी होगी। जी हाँ, जब एक बिल्डिंग बनती है तो वो छोटी छोटी ईंटों यानी ब्रिक्स से बनती है। तो जब छोटी छोटी ईंटों को जोड़ते जाते हैं तो पूरी एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो आपने भी ये करना है कि सबसे पहले आपने एमसीक्यूज को तैयार करना है। एमसीक्यूज को तैयार करने के बाद फिर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। और जब शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आप याद कर लेंगे, क्योंकि ये इजीली याद होते हैं, एक एक 2 लाइनों के ये आंसर होते हैं, तो इसके बाद आपने क्या करना है कि लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना स्टार्ट कर देना। ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज मिलाकर हो सकता है कुछ आपके लॉन्ग क्वेश्चंस वैसे ही कवर हो जाए, और जो वैसे कवर ना हो फिर आपने क्या करना, उन क्वेश्चंस को फिर आपने बाद में याद कर लेना है। तो ये थी हमारी सेकंड स्ट्रेटजी के सबसे पहले आपने एमसीक्यूज को याद करना है, फिर आपने शॉर्ट क्वेश्चन को याद करना, फिर आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है। अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। देखिए, आपने डेटा एनालाइज कर लिया, आपने उस डेटा में से जो चीजें इंपॉर्टेंट थी आपने वो भी याद। अब आती है बारी कि उसको पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है। तो सबसे पहली टिप ये है कि आपने इस मिथ को फॉलो नहीं करना कि पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना, चाहे आपको आता हो या ना। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना।
आपने क्या करना है, आपने उन तमाम क्वेश्चंस को जो आपको आते हैं, 100% आते हैं या 80% आते हैं, आपने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आते, जिनका आपको पता नहीं है, थोड़ा बहुत डाउट है, तो उन डाउट्स वालों को आपने बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आपसे कुछ पूछा जा रहा हो और आप उसका आंसर कुछ और बता दें। इससे बेहतर है कि आप क्वेश्चन को लीव कर दें। तो कोशिश करें कि आपने हर क्वेश्चन का आंसर 100% देना है। आपने एग्जामिनर पर यह साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं डालना, मुझे इसका आंसर नहीं आता और मैंने खुद से ही जो है वो गलत जो है वो सही जो मैंने वो इसके अंदर लिख, तो आपने पेजेस को ब्लैक करके नहीं आना। देखिए जो एग्जामिनर बैठा है, जी हाँ, जो एग्जामिनर बैठा है वो पागल नहीं है, वो जानता है कि उसने क्या क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आप उसको, ऐसा नहीं हो सकता कि वो क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा हो, आप उसको आंसर कुछ और बता दे, ऐसा मुमकिन नहीं है और ना ही आपने ऐसा कभी करना है। देखिए जो ईमानदार होगा एग्जामिनर, जो वो चेक करेगा और आपके जितने मार्क्स बनते होंगे आपको वही मार्क्स देगा। जो आपने लिखा है, जो आपका कंटेंट है, आपको उसकी बेस पर ही मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने क्वेश्चन कुछ पूछा और वहां पर जो है वो हीर रांझा की स्टोरीज वहां पर लिखकर आ जाए, आप सोचेंगे कि आपको नंबर्स मिल जाएं क्योंकि आपने बहुत ज्यादा लिखा है। ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। तो जब भी आपने पेपर अटेम्प्ट करना है तो आपने 100% एक्यूरेट पेपर अटेम्प्ट आपने करना है। अब चौथे नंबर पर यह आता है कि आपने अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव करना है। देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पूरे कैलीग्राफिस्ट बन जाए और जो है वो आप बिल्कुल जो है वो अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट करें। अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो कम से कम आपकी इतनी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो कि आपका लिखा हुआ जो है वो एग्जामिनर इजीली पढ़ सके। देखिए मैं मुख्तलिफ टीचर से मिलता हूं जो पेपर चेक करते हैं, तो उनसे मैंने पूछा क्या सर हैंडराइटिंग के कुछ नंबर होते हैं? तो उनका स्पेसिफिकली नंबर तो नहीं होते, लेकिन जो पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होता है उसके अंदर हेडिंग्स दी होती हैं, प्रॉपर हेडिंग्स, और जो नेसेसरी हेडिंग्स हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ हेडिंग्स ही हेडिंग्स हो, प्रॉपर हेडिंग्स दी होती हैं, या जो चीज़ें अच्छे तरीके से लिखी जाती हैं, एलैबोरेट अच्छे तरीके से की जाती हैं, हाशिया वगैरह अच्छे तरीके से लगाया जाता है। तो एक क्वेश्चन के अगर 7 नंबर बनते हैं तो हम बाज़ को तो उसे 8 दे देते हैं कि यार इसने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, उससे उसका कॉन्फिडेंस शो हो रहा है, उससे उसकी जो मेहनत है, जो स्किल है, जिस तरह से वो प्रेजेंट कर रहा है तो वो शो हो रही है, तो हम उसे बाज़ औक़ात 1-2 नंबर इजाफी दे देते हैं। लेकिन ऐसा पेपर जो बिल्कुल ही ख़राब लिखा हुआ, जिसके समझ नहीं आ रही, या हेडिंग्स का नहीं पता चल रहा, या क्वेश्चन कहाँ ख़त्म हो रहा है कहाँ शुरू हो रहा है नहीं पता चल रहा, तो उससे क्या होता है कि फिर हम उससे अगर 7 नंबर बनते हैं तो बाज़ औक़ात हम उसे साइकोलॉजिकल तरीके से कहता हमें हो जाता है कि हम उन्हें 6 नंबर दे देते हैं। तो उन्होंने ये टिप दी कि आप स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग को इतना इंप्रूव कर दें कि जो लिखा हो वो इजीली पढ़ा जा सके, और एक क्वेश्चन कहाँ खत्म हो रहा है दूसरा कहाँ शुरू हो रहा है, ये इजीली चीजें सामने आ जाएं। तो चौथी टिप ये है कि आप अपनी हैंडराइटिंग को थोड़ा सा इंप्रूव कर रहे हैं, जिससे आपका लिखा हुआ इजीली पढ़ा जा सके। तो आज की इस वीडियो में मैंने तो तमाम 4 स्टडी स्ट्रेटजीज को आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, जिनकी वजह से मैंने मास्टर्स में टॉप किया था। आप भी अगर कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप इन 4 स्ट्रेटजीज को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको भी वो रिजल्ट्स मिले थे जो मुझे मिले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम अपने किसी एक दोस्त के जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि क्या इस फॉर्मूला पर अमल करके आपको रिजल्ट्स मिले हैं या नहीं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।